जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। तो पिछली वीडियो मैंने आपको हिंदी का मॉडल पेपर दिया था 2020 का। अब की बार मैं दूंगा विज्ञान का। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे, और जिन बच्चों की तैयारी मॉडल पेपर से हो जाती है उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाती है और एग्जाम में बिल्कुल फोड़ कर आते हैं। इसलिए आप तैयारी इससे जरूर करना। इसीलिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। बाकी मैंने 28/8/2020 को इसकी वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ फिर से नए बच्चे जुड़ गए हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि भाई 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 70 का पूर्णांक रहेगा, और ये जो दिशा निर्देश है इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो खंड का और खा गा में विभाजित रहेगा। तो खंड का में आपका जो आएगा वो आएगा फिजिक्स, क्योंकि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है आपके साइंस में तीनों एक साथ, फिर 11th से अलग अलग होती हैं। तो इसमें आपका 4 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया, देखिए, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है ये आपको बताना है। उसके बाद दूरदर्शी दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदर्शी दोष जिसके हो जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि भाई दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो क्या होगा कि रेटिना के आगे बनेगा, क्योंकि रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो साफ साफ दिखाई देता है, और रेटिना से आगे बनेगा, जैसे कोई पुतली होती इधर बनेगा, इस साइड दाएं साइड यानी आगे, तो आपकी वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, सही से। और पीछे भी बनेगा तो नहीं दिखाई देती है। ये ध्यान देना। आगे देखिए यहाँ पर है 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई इतना, ये सब दिया गया है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम में से उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा, तो अनुपात आपको इसको हल करके निकालना पड़ेगा जैसे जैसे बोला है। बाकी आप देख सकते हो बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता तो किससे बना होता है मैं बता दूं, नाइक्रोम से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर आपके कितने आएंगे, बहुविकल्पी। अब उसके बाद आपका कि भाई ये देखिए दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से आपको बताना होगा जो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आप पेपर में क्वेश्चन जो जो है उनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 नंबर का ये भी है। खा नंबर, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु ये इतना इतना है। ये तो क्षमता आपको यानी ज्ञात करनी, पी ज्ञात करनी। पी बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, डायोप्टर में निकलता है पी बराबर 100/f, तो उसमें से आपका निकल आता है एफ जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, 100 रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसके लगा कर निकाल सकते हैं। तो 2 नंबर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, तारे क्यों टिमटी मारते हैं बताना पड़ेगा। 2 नंबर ये भी रहेगा, यानी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे वो होंगे 2 नंबर, 2 2 4 2 6 नंबर के। और फिर 4 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो अथवा में आएंगे। तो सबसे अच्छी बात यही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक मतलब दर्पण या लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे आपके। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उसके न्यूमेरिकल प्लीज़ आप तैयार कर लीजिए, मतलब उनको सॉल्व करना जरूर सीख लीजिए। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, सूर्य के स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण को प्राप्त होते हैं। क्या क्या वर्ण होते हैं? 7 कलर होते हैं। वर्ण का मतलब होता है कि भाई जो लाइट होती है, जो सफ़ेद प्रकाश होता है, वो उसमें कई कलर होते हैं, यानी कई वर्ण का मतलब कई कलर होते हैं। आपने विगॉर के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, इसीलिए मतलब जो रोशनी होती है सफ़ेद बनती है। RGB मिलकर भी सफ़ेद रोशनी बना देती है। ठीक है, मतलब कोई एक जैसे लाल कलर है तो इसमें अगर हम कौन कौन से कलर मिला देंगे तो वो लाल बनेगा। मतलब एक व्हाइट प्रकाश बनाने के लिए क्या होता है, कई कलर जरूरी होते हैं, तो व्हाइट प्रकाश बनता है, सफ़ेद प्रकाश। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। तो उन कलरों को जब मतलब एक एक करके हम निकाल लेते हैं किसी भी प्रिज्म को रख के सामने, तो उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, है ना। और विभिन्न वर्ण को आपको कैसे प्राप्त करेंगे, कोई प्रिज्म रख दीजिए, फिर दिखा दीजिए कि भाई जो जिसकी मतलब कम अपवर्तित होता है प्रकाश, उसकी ये है ऐसे करके। मैं आप पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे देखिए, आगे ये देखिए इस तरीके क्वेश्चन आएगा। ये भी 4 नंबर का रहेगा, अथवा में रहेगा, तो आपको डरने की दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर 2 में से एक आता है तो आप आराम से कर लोगे। बाकी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन मुझे लग रहा है। ये वाला तो आपको आ ही जाएगा कि किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है। चालक या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो मुझे आज तक भी याद है कि भाई चालक का प्रतिरोध क्या है। ठीक है, जब उसमें मतलब विद्युत धारा के दिशा में मतलब लगाई गई रुकावट ही क्या है, प्रतिरोध होती है चालक में। चालक का मतलब होता है कोई तार हो या कोई भी स्टील की चीज़, वस्तु, धातु हो जिसमें से करंट जाता हो, और उसमें जो प्रतिरोध रखता है वही प्रतिरोध होता है। जो मतलब करंट हर एक धातु में अलग अलग रफ्तार से जाता है ना। और उसके बाद पूछा गया कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उसकी लंबाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। वो जो पदार्थ है वो किस प्रकार का है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लिख सकते थे, 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। लिख सकते थे क्या, मतलब क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप देख लेना। ठीक है, बाकी तैयारी अच्छी रखो अपनी। आगे विद्युत ये आप देख सकते हो। बाकी मतलब ये है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है, बाकी सरल है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप आराम से कर लोगे। R1 R2 1/, वो जो सूत्र होता है ना प्रतिरोध वाला, उसको लगा के। ठीक है, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 ऐसे, और R बराबर R1 R2 R2 का किस क्रम में है, ये पार्श्व क्रम में है। ठीक है,
श्रेणी क्रम, पास क्रम, 2 क्रम होते हैं, आप जानते होंगे। आगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, यहाँ पर केमिस्ट्री। ये क्या है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मतलब क्या है? रसायन विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में आपका क्या है, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ये, इसमें भी 4, 1, 2, 3 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने नंबर के? 3 नंबर के। तो 3 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, सक्रियता श्रेणी से आराम से निकाल सकते हैं भाई, क्लोरीन, तांबा, सल्फर ये हो ही नहीं सकता, जस्ता यानी जिंक होगा। क्यों? क्योंकि भाई जस्ता जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होता है। आपने पढ़ा होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, है ना, तो ये पढ़ा होगा। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का है? द्वितीय समूह का मतलब आप जानते होंगे, द्वितीय समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम तो आते नहीं, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी वाले आते हैं, तो यही होगा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राज, ये है, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो क्यों मैंने ये ट्रिक्स मतलब बताई हुई है कि आप किस तरीके से सक्रियता श्रेणी को याद कर सकते हो। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी और हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सक्रियता श्रेणी फिर से याद करवाऊँ तो बता देना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। आप शायद वीडियो ना मिल पा रही हो, क्योंकि वीडियो पुरानी हो जाती है तो फिर यूट्यूब भेजना बंद कर देता है, शायद आपको ना मिल पा रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता? संतृप्त में और असंतृप्त में क्या होता है ये आपको बताना है। मैं बाकी बताने लग जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किन प्रत्येक 2 का लिखना है। धावन सोना का उपयोग और विरंजक चूर्ण का। धावन सोना का उपयोग धोने के काम आता है और कहाँ कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। अरे घरों में यार साफ़ सफाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं धावन सोडा। और उसके बाद आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यानी पानी के विरंजन के लिए, किसी भी मतलब कलर को उड़ाने के लिए, नहीं कलर के विरंजन के लिए। तो उपयोग 2 ही लिखना है, आराम से लिख सकते थे। आगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए यही क्वेश्चन सेम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर आप करे रहते, ये वाला क्वेश्चन आपको आता रहेगा, मान लीजिए आता रहता, मान लीजिए आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, तो 2 नंबर और ये 3 नंबर क्लियर हो जाता, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक साथ कई क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं एक ही प्रकार के। आप थोड़ा पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आगे दिया रहता है उसका आंसर जस्ट पीछे मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। आप देख लेना, पेपर को ध्यान से पढ़ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसी तरीके से अल्कोहल एवं अम्ल के साथ मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, यही आपका। उसके बाद आपका आएगा भाई, इधर देख सकते हो, ये केवल रासायनिक समीकरण आपको बनाना है। अल्कोहल और सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो क्या होगा। सरल सरल बिल्कुल अभिक्रियाएँ आती हैं। बाकी आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अभिक्रियाएं तो आप सीख जाएंगे, बहुत ही आसान होती हैं, बहुत ही सरल होती है। थोड़ा बेसिक क्लियर करिए अपना। उसके बाद आता है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पीछे पूछा ही था 1 नंबर का, और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है उसको लिखना है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब है क्या है कि भाई तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, सिंपल। उसके बाद भर्जन से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग मैंने देखा है लगभग हर एग्जाम में हर बार आता है। तो आप इसको तैयार कर लेना, इसको तैयार कर लेना, सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। बाकी मेरे पास और भी पिछले साल के पेपर हैं, उनको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा खाने के सोडे की निर्माण विधि लिखना है आपको। तो खाने के सोडे की निर्माण विधि कैसे, मतलब खाने का सोडा बनाया जाता है उसको लिखना है। तो आप अगर कौन सा चैप्टर है 2, हाँ दूसरा चैप्टर आराम से पढ़ेंगे अच्छे से, यानी अम्ल क्षारक लवण वाला, तो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा आपको ये सारी चीज़ें, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्योंकि एक क्षार है, क्षार कैसे बनता है आप उसमें देख लोगे, ठीक है। मैं बताऊंगा, लेकिन बता सकता हूँ, लेकिन मतलब देर लग जाएगी, आप जानते हो। मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ जल्दी से मैं आपको पेपर दिखा दूँ, ओवर रिव्यू दे दूँ बस, ठीक है। उसके बाद पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं। पीएच मूल्य 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। देखिए पीएच मूल्य अगर आपको नहीं आता है तो आपको 2 नंबर से 1 नंबर मिल जाएगा कि भाई 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो पीएच मूल्य का मतलब क्या होता है, उसकी सांद्रता बताता है। सांद्रता का मतलब मात्रा, अम्ल की मात्रा, जिसमें अम्ल ज़्यादा होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, मतलब अम्ल की सांद्रता बताता है, H+ आयन की सांद्रता बताई जाती है पीएच के द्वारा। तो बस सिंपल है। और उसके बाद 8 वाले विलयन का पीएच क्या हो, पीएच मूल्य 8 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी, क्योंकि 7 से ऊपर प्रकृति क्षारीय हो जाती है, और 7 से कम अम्लीय, और 7 में रहता है तो बिल्कुल उदासीन रहता है, यानी न्यूट्रल रहता है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि भाई निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, निस्थापन। तो दोनों मुझे अभी भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं आगे आपको इन सभी के क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, आगे मुकुलन पाया जाता है, ये आपका आ जाता है बायो, क्या आ जाता है, बायो, ठीक है। बायोलॉजी आ जाती है। तो इसमें आपका मुकुलन कहाँ पर पाया जाता है, तो हाइड्रा में
प्लेनेरिया में कहाँ पर, तो हाइड्रम पाया जाता है, ये देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। पवन ऊर्जा तो ये हो नहीं सकता, सौर ऊर्जा आप जानते हो नहीं सकता, जल विद्युत तो हो ही नहीं सकता, कोयला होगा, ठीक है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, मतलब जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि जो जीवों से बने हैं, लाखों करोड़ों साल पहले भौगोलिक उथल पुथल हुई जिसके कारण कई जीव दब कर मतलब मर गए, फिर उनमें से धीरे धीरे वही पेट्रोल मतलब इनमें परिवर्तित हो गए, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, कि बहुत सारे तेल हैं, ठीक है। तो यही जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसको आपको बताना है। उसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है वैसे तो, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, आप ये जानते होंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण ये सारी चीज़ें किसमें, पौधे में पाई जाती है। स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, आप जानते हैं। और विषम पोषी पोषण जंतु जीव में, मतलब स्वपोषी का मतलब होता है जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, विषम पोषी का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें समझाता चल रहा हूँ। तो ये देखिए इधर क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दें। कोई भी एक पोषी स्तर है, कोई भी विषम पोषी हो या स्वपोषी हो, एक पोषी स्तर के सभी जीव, तो अपनी कल्पना से आप इसको आराम से लिख सकते थे, ठीक है। कैसे लिख लोगे कि भाई एक पोषी का मतलब है जैसे हम स्वपोषी को नष्ट कर देंगे, तो स्वपोषी जैसे पौधे हो गए, पौधों को हम पूरा नष्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई पौधों को नष्ट कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं और फिर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए पूरा जो है, अगर एक पोषी के सभी स्तर के जीव को नष्ट कर देंगे तो पूरी मतलब प्रकृति ही पूरी तरीके से चली खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो विषम पोषी को नष्ट किए मतलब हम लोगों को, तो पौधे मर जाएंगे, और पौधों को नष्ट किए तो हम लोग मर जाएंगे। सिंपल है यार, ठीक है। उसके बाद जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्ण। ओ यार, जल संरक्षण के बारे में मतलब जल की सुविधा, की सफाई, जल को कैसे बचाया जाता है, यही सारी चीज़ें आपको लिखना था। बिल्कुल आराम से आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल ना। तो देख सकते हैं मतलब आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बस आपको थोड़ा सोचने की दिक्कत होती है। थोड़ा सोच लेंगे अगर ना, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़े रहेंगे ना, तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि आप दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ों के बारे में जानते ही रहते हैं। क्या आप नहीं जानते रहेंगे ये? और क्या ये नहीं जानते रहेंगे? प्रदूषण के बारे में तो आप जानते ही हैं, प्रदूषण क्या है भाई। कोई भी चीज़ में मतलब बाहरी गंदगी आ जाए वही प्रदूषण है, दूषित हो जाए वही प्रदूषण है। तो बस इसके विभिन्न प्रकार लिखिए, जैसे जल प्रदूषण, ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-3 लिखना है। जैसे जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, और भी प्रदूषण हैं तो आप लिख सकते थे। उसके बाद हमारा आता है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि समझाइए। पौधों में जड़ों द्वारा पत्तियों तक, ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस वाली हैं, आराम से कर लेते हैं आप, 4 नंबर क्लियर। कैसे? पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जाइलम ऊतक कैसे भाई, जड़ों से जो पानी लेता है फिर विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद आप कायिक प्रवर्धन, ये इसका अगर आप पढ़े होंगे तो आराम से कर ही लेते। और बाकी तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ चित्र वगैरह आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए एक अथवम दिया है, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। आपको आ ही रहेंगे क्वेश्चन में 100% गारंटी के साथ। मैंने परिवार नियोजन का मतलब क्या है और विधि क्या है वो आप जानते हो, ठीक है। तो परिवार नियोजन का मतलब परिवार को कम कैसे किया जा सकता है, कई इंजेक्शन आते हैं और भी सारी बाहरी चीज़ें प्रयोग करके परिवार मतलब बढ़ाने से रोका जा सकता है, ठीक है। वही बोला जाता है परिवार नियोजन। मतलब परिवार देखो छोटा परिवार खुशी परिवार होता है, इसीलिए बोला जाता है कि परिवार नियोजित रखना चाहिए। उसके बाद आता है भाई मतलब ज़्यादा बच्चे, मतलब भाई जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे आपने पैदा कर लिए कोई भी, तो भाई उसमें फिर मजदूर ही बनाओगे तो क्या मतलब है। इसीलिए बोला जाता है परिवार नियोजित करके रखोगे तो बच्चों को पढ़ा पाओगे, वो अच्छी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में मतलब आगे जा पाएंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। उसके बाद आता है पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम लिखना है तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। पादप हार्मोन क्या है भाई, हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन। क्यों? हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन मतलब विभिन्न क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं पौधों की। जैसे कोई हार्मोन का काम होता है, जैसे हमारा यार हाथ का काम होता है खाना बनाना, खाना खाना। पैर का काम होता है चलना, और हमारे अंदर के कुछ अंग हैं उनका काम होता है खाने को पचाना, और कुछ अंग हैं जो भोजन को निकालते भी हैं, ठीक है। मतलब एक ये बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से इसमें भी हार्मोन मतलब हार्मोन ही तो नियंत्रित कर रहे हैं। तो पादप हार्मोन पूछा है, मतलब पौधों में जो हार्मोन पाए जाते हैं। तो उनमें जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सारे है ना। तो
किन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम लिखिए। तो मान लो मैंने 2 बता ही दिया, लिखिए तथा उनके कार्यों का भी वर्णन करना। तो उनके कार्य क्या क्या है? जाइलम का तो जल का परिवहन करता है, फ्लोएम आपका भोजन का करता है, और भी आप याद कर सकते हो। अब बाकी अथवा मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बने, पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए। तो देख सकते हैं आप अथवा में दे देता तो काफ़ी सरल हो जाता, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो दूसरा आपके कॉमन सेंस में आपके दिमाग में पड़ा ही होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, और आ रहे थे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अभी नहीं आ रहे तो आप इनकी तैयारी कर लो। मतलब अगर आप समझ कर पढ़ते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 10th जैसा सरल बोर्ड एग्ज़ाम अपने लाइफ में आप कभी नहीं देखोगे, ये मैं कहना चाहूँगा। बस तो बस गाइज क्या मैं बस दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नहीं, आपका विकास भैया अगली वीडियो में आपसे मिलेगा फिर से। और बस दो इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।